चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो शायद याद होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या होता था, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, उसका सोल्यूशन का कि प्योर का, सोल्यूशन का। और फ्रीजिंग पॉइंट में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, प्योर का। बाकी फॉर्मूला कैसे क्या निकालना है सब कुछ कर दिया, न्यूमेरिकल बचा है वो बाद में करेंगे। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बचती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले दो टॉपिक है, पहले उसको समझो, ठीक है। दो टॉपिक है, पहले उसको समझो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बिना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के समझने के आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्लियर कर लो, ये दो टॉपिक पहले आप क्लियर कर लो कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। पहली बात देखो, डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है, ठीक है, तीनों के लिए होता है। अच्छा, वहीं आप जरा ऑस्मोसिस चेक कर लो। ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है, ठीक। डिफ्यूजन तीनों के लिए होगा, ऑस्मोसिस सिर्फ किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए, ठीक। अब होता क्या है देखो, डिफ्यूजन में बोलते हो कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी पार्टिकल का अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, नेचुरल लॉ है। कोई भी चीज अपने ज्यादा से कहाँ की तरफ जाती है, कम की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, तुम्हारे पास कम है, मेरे पास तुमसे तो ज्यादा ही है, ठीक है। बाकी में तुमसे तो ज्यादा ही है। तो मेरे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज है, तुम्हारे पास लो कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज है। तो अभी फिलहाल ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज टू लोअर कंसंट्रेशन, वही चल रहा है ना। बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। नेचुरल है, यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ भागेगी। घर में अगरबत्ती जलाए वो, तो जहाँ जलता है वहाँ धुएं का कंसंट्रेशन वो फैल कर कहाँ जाता है, जहाँ कम रहता है। परफ्यूम लगाते हो अपने ऊपर, तो अपने ऊपर लगाते हो ना, लेकिन महकता चारों तरफ है ना, तो कंसंट्रेशन कहाँ जाते हैं, हमारे ऊपर, आसपास कम है, कम तो ज्यादा से कम की तरफ गया ना। तो ये जो मूवमेंट है किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर हुआ। ऑस्मोसिस कुछ अलग नहीं है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये ध्यान, ये लाइन याद रखना। जब तुम वाइवम देने बैठोगे तो वो तुमसे पूछेगा कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होता है, तो बोलोगे हाँ होता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस कुछ अलग नहीं है, ये डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप होता है जो सिर्फ किस में परफॉर्म करवाया जाता है, लिक्विड में, और मतलब सब लिक्विड में, सॉलिड और गैस में नहीं होता। दूसरा, ऑस्मोसिस को करवाने के लिए आपको मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका होना कंपलसरी है, बिना इसके ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं करा पाओगे। तो ऑस्मोसिस कराने के लिए इनका होना जरूरी है। अच्छा, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली कि कौन किसको आने दे रहा है, कौन। एक होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो किसी को आने नहीं देगा। एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल जो सेलेक्ट करेगा कि किसको अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आना है। एक होता है सेमी परमिएबल जिसका फिक्स है कि यही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, चाहे कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी आ जाए, अंदर नहीं जाना है चाहे जो। हम जिसको अलाउ की, एक को किए हैं तो एक ही जाएगा चाहे जो। अब इसको समझने के लिए समझ सकते हो, जैसे कहीं आप गाड़ी कर रहे हो, कहीं आप गार्ड के रूप में खड़े हो कहीं, तो तीन तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला, आपको अंदर से इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि जिनके पास टिकट होगी उनको ही अंदर भेजना, जिनके पास नहीं होगी उनको मत भेजना। तो तुम सब लोग आ रहे हैं तो तुम क्या करोगे, जिनके पास टिकट होगी उनको सेलेक्ट करके तुम भेजोगे। तो इस समय तुमने अपनी कौन सी जिम्मेदारी रोक ली, सेलेक्टिव मेमोरी, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं ना किस किसके पास टिकट है, किस किसके पास, सेलेक्ट करके भेजा अंदर। एक तुम कहे, तुमको बता था अंदर किसी को मत आने दे, जो गणेश जी और पार्वती जी वाले विवाद इंसिडेंट याद है ना,
पार्वती जी क्या बोली थी गणेश जी से कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, अंदर किसी को आने मत देना। तो गणेश जी शंकर जी को भी रोक अड़ गए थे कि नहीं, वो इम्परमिएबल हो गया, अंदर नहीं आना है तो नहीं आना है, वो इम्परमिएबल हो गया। दूसरा सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल फिक्स है कि तुमसे कहा गया था कि जब वो आएंगे, जैसे तुमसे कह दिया कि ये मिनिस्टर हैं ये आएंगे, सिर्फ वही अंदर आएंगे, उसके अलावा कोई अंदर नहीं आएगा। तो वो तुम उनको देखे, वो आए, तुमने खोल दिया, वो अंदर गए, उसके बाद तुमने बंद। अब उसके बाद कोई भी आए तुम उसको अंदर जाने नहीं दोगे। तीनों मेंबर में डिफरेंस क्लियर हुआ? नहीं जाने देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इम्परमिएबल छांट छांट के भेजेंगे अंदर, सेलेक्टिव परमिएबल, और फिक्स कर ली है सिर्फ इसको ही भेजेंगे, सेमी परमिएबल। समझ आया? ठीक। अब सेमी परमिएबल की एक खास आदत और है कि ये सिर्फ ट्रांसफर किसको करता है, आने जाने की इजाजत सिर्फ ये किसको देता है, सॉल्वेंट को। सेमी परमिएबल को सल्यूट क्रॉस कर जाए इतना सल्यूट में दम नहीं होता है। रीजन ये है कि इसकी जो होल्स होते हैं, इसकी जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसको सल्यूट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसको सॉल्वेंट क्रॉस, क्योंकि सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड होता है और पोर कितना भी छोटा हो, लिक्विड पार्टिकल वो तो निकल ही जाएगा भाई कितना भी हो। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट को अगल बगल आने जाने की इजाजत नहीं होती है, सिर्फ किसको इजाजत होती है। तो सेमी परमिएबल ने फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया, किसको जाने देंगे, फिक्स हो गया ना। तो इसीलिए सेमी परमिएबल ने फिक्स कर दिया। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली एनिमल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन बेसिकली झिल्ली होती है, अलग अलग आप एनिमल मेम्ब्रेन से बना सकते हो, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी बना सकते हो, चारकोल मेम्ब्रेन भी आता है उससे बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया ऑस्मोसिस के लिए। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ किताबें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर लिखती हैं और कुछ किताबें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर लिखती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर रखना कि कब आपको हायर कंसंट्रेशन बोलना है तो कब आपको लोअर कंसंट्रेशन बोलना है। बाकी वो दो चीजें थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। चलो इसके लिए बीकर बनाओ, दोनों बीकर को कनेक्ट करो, बीच में क्या लगा दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो बीकर बनाओ, दोनों बीकर को कनेक्ट कर दो, बीच में क्या लगा दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों बीकर में आप सॉल्यूशन को फिल कर दीजिए, इसमें भी फिल कर दो और इसमें भी फिल कर दो। तो दोनों बीकर में सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक। अब समझो सॉल्यूशन अगर फिल किए हो तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो C1 है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ठीक। अब जो कॉपी में लिखे होगे, जो कॉपी में लिखे हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या तो उसके हिसाब समझाए या अपने हिसाब से, तो एक्चुअली तुम जो कॉपी में लिखे हो तुम C1 को ज़्यादा कंसंट्रेट मान रहे हो, चलो इसको ज़्यादा कंसंट्रेट मान रहे हो, कंसंट्रेट ज़्यादा, ठीक है, चलो कॉपी के हिसाब से C1 को ज़्यादा मान रहे हो। अब समझो, देखो सॉल्यूशन बनता किसका किसका है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो हम क्या कर रहे हैं समझना, हम क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है इस बीकर का नाम A हो गया और इस बीकर का नाम B हो गया, ठीक। ये जो सॉल्यूशन है ये बना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूट ज़्यादा कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा कर दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में इसमें सॉल्वेंट कम है थोड़ा सा, ठीक। इसमें सल्यूट कम कर दे रहे हैं हम, इस वाले बीकर में हम सल्यूट कम कर दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा कर दे रहे हैं। हमको बताओ जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है वो डाइल्यूट होता है कि कंसंट्रेटेड। तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा डाले हो तो ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। तो ये बन गया कंसंट्रेटेड। इसमें कोई दिक्कत, मतलब ये गाढ़ा बनेगा, ये कम हल्का फीका रहेगा, समझ आया। अब हमको एक चीज़ और बताओ, ये तो इस टर्म में हो गया, अब हमको सॉल्यूशन के टर्म में बताना कि किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा होंगे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब मोलैरिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कम होंगे उसका कंसंट्रेशन
कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, क्योंकि सल्यूट ज्यादा डाले हो ना इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ मोल क्या होंगे सल्यूट के, ज्यादा होंगे। तो ये सॉल्यूशन अपने हायर कंसंट्रेशन पे है कि ये सॉल्यूशन अपने लोअर कंसंट्रेशन पे है? तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, मतलब आप बोल सकते हो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोल सकते हो। और इसमें मोल सल्यूट कम डाले हो तो मोल कम होंगे, और अगर मोल कम है तो इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हो गया क्या क्या किए हैं? अब आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। आप बोलते किसको, ध्यान से सुनना। अच्छा, जैसे बोले थे इसको C1 माने थे, इसको C2 माने थे, तो ये वाला कंसंट्रेट ज्यादा है, गाढ़े ज्यादा है, तो वो बोल सकते हो ना कि C1 इज मोर कंसंट्रेटेड देन C2, बोल सकते हो ना इसको। अब समझो, इसको समझो, होता क्या है डेफिनेशन में, आप बोलोगे क्या, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ, अब उसके बाद ही डिसाइड करना है आपको, मूवमेंट ऑफ, तुम मूवमेंट करवा किसका रहे हो। अगर तुमने अपनी डेफिनेशन में ये बोला कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर तुमने डेफिनेशन में, डेफिनेशन लिखते समय तुमने बोल दिया पहले मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन में हाई टू लो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस में ज्यादा है, किस बीकर में, बी में, किस में कम है, ए में। तो अब डेफिनेशन सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which movement of solvent from their higher concentration to their lower concentration। तो मूवमेंट B से A हुआ कि A से B हुआ? तो जब सॉल्वेंट अपनी डेफिनेशन में सॉल्वेंट को इंक्लूड किए हो तो तुमने क्या वर्ड लिखा था, हायर से लोअर, और मूवमेंट कहां से कहां चली है, B से, ठीक। अब आप डेफिनेशन थोड़ा सा बदलिए। Movement osmosis is a special type of diffusion in which movement of solution, आपको solution का movement कराना है, तो solution का movement होगा from their lower concentration to their higher concentration। तो अगर definition में तुम क्या बोले थे बेसिकली, कि ये ध्यान देना कि अगर सॉल्वेंट, अगर अपनी डेफिनेशन में अगर सॉल्वेंट यूज कर रहे होगे तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, हायर टू लोअर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मूवमेंट कहां से कल चल रही, किस बीकर से किस बीकर, बी से। अगर तुमने बोला कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर क्या लिखोगे, लोअर टू। तो सॉल्यूशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा कहां से कहां, लोअर से हायर। तो लोअर से हायर किस बीकर से जाएगा, तो अब भी लोअर से। तो दोनों डेफिनेशन में मूवमेंट किस बीकर से किस बीकर चल रही है, बी से। तो डेफिनेशन थोड़ी गलत होगी, बस डेफिनेशन जो बोल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कब क्या बोल रहा है। तो कुछ किताबें लिख देती हैं हायर टू लोअर, तो बच्चे सर यही रट लेते हैं, हायर टू लोअर किसका मूवमेंट, सॉल्वेंट का, लोअर टू हायर तो किसका मूवमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को जाने ही नहीं देगा। तो एक्चुअल में दोनों में मूव कर कौन रहा है, सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है, बस उसको आपको समझाने और पेश करने का तरीका अलग अलग है। तो दो आप कौन सी लिखना चाहेंगे, डेफिनेशन वो आपके ऊपर है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, पहली डेफिनेशन। दूसरी, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which movement of solution from their lower concentration to their higher concentration through semi permeable membrane is known as osmosis। तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा किसका मूवमेंट कहां से कहां चल रहा है, क्लियर हुआ। बाकी बता दिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को इजाजत नहीं देता है, इजाजत सिर्फ किसको मिली होती है। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का जो पोर होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता है। और क्योंकि सॉल्वेंट अधिकतर केसेस में आपका सॉल्वेंट, क्योंकि ऑस्मोसिस किस में हो रहा है, सिर्फ ऑस्मोसिस सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में।
और ऐसा कितना भी छोटा पोर हो, लिक्विड तो उससे पास हो ही जाएगा, लिक्विड को तो रोक नहीं कोई सकता, तो कितना भी छोटा पोर हो लिक्विड उससे पास कर जाएगा। ऑस्मोसिस समझ में आया, क्लियर हुआ ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस अगर जब समझ में आया तभी ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा, नहीं तो उसका समझाने का मतलब कुछ था नहीं, ठीक है। चलो अगर ये समझ गए, ऑस्मोसिस समझ गए, क्लियर रखना डेफिनेशन, भूलना मत कि हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, और कई बार समझा चुके हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, देखो मैथमेटिक्स यहाँ भी घुस गया, इसको डिनोट करते हैं पाई से। अब देखो इसमें क्या करना है, बी कर लो, 2 बी कर लो, इसमें बीच में आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनो, इस बीकर में सॉल्यूशन रखे हो, इस बीकर में, और इस बीकर में सॉल्वेंट रखे हो, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट, और इसमें सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा? अरे कॉमन सेंस है, इसमें जब खाली सॉल्वेंट ही भरा है तो ऑब्वियस इसमें ज़्यादा होगा। इसमें सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट के साथ साथ कौन होगा? अगर आप 5 लीटर का सॉल्यूशन लेते हैं और 5 लीटर का सॉल्वेंट लेते हैं तो कौन ज़्यादा है? 5 लीटर सॉल्वेंट, क्योंकि 5 लीटर सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट भी तो होगा, तो 5 लीटर पूरा थोड़ा सॉल्वेंट होगा, कुछ तो उसमें सॉल्यूट भी होगा। मतलब यहाँ सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन पे है कि नहीं है, और इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पड़ा होगा वो उसके रिस्पेक्ट में कम में होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब जनरल ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी? ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर। तो अगर इस बीकर को मैं बी मानूं, इस बीकर को मैं ए मानूं, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट बीकर बी से बीकर ए की तरफ होगा कि नहीं होगा? मतलब कि कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट किधर से किधर चलेगी? बी से ए चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तुम ये सोच रहे हो ऑस्मोसिस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब तुम ये सोच रहे हो कि ऑस्मोसिस रोक दे, क्योंकि खुराफाती दिमाग है ही, तो सोच रहे हैं कि ऑस्मोसिस रोक दे। तो अगर ऑस्मोसिस रोकना, अब ये कॉमन सेंस लगाओ, कोई चीज सामने से आ रही है, कोई चीज सामने से आ रही है और तुमको अगर रोकना है, कोई चीज रोकना है, तो तुम पीछे जाके रोकोगे कि सामने से ही उसको रोकोगे? सामने से रोकोगे ना, कोई चीज आ रही है, अब ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम पीछे जाके ट्रक को रोकोगे कि सामने से ही उसको रोकने का प्रयास करोगे? तो अगर मूवमेंट बी से किधर आ रहा है, सॉल्वेंट किधर से किधर आ रहा है? बी से ए की तरफ, तुम्हें रोकना है। तो अगर तुम्हें रोकना है तो एक्चुअल अब देखो क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन का जो साइड है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन का जो साइड है, सॉल्यूशन के साइड पे तुम प्रेशर लगाना स्टार्ट करो, और वो प्रेशर कौन सा कहलाएगा? प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक। अब समझो इसको, इधर से बी से ए मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तुम इंतजार कर रहे हो, आ रहा है, तुम सोचे रोकना है, इसको रोकना है, ये मूवमेंट हो रहा है, तुम प्रेशर बढ़ाते गए, मूवमेंट हो रहा है, प्रेशर बढ़ाते गए, मूवमेंट हो रहा है, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगी। रुक जाएगी कि नहीं? जब इधर से प्रेशर बढ़ाओगे, इधर बढ़ाओगे तो दबाव उधर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा। जिस प्रेशर पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस किधर से किधर चल रहा है? बी से ए की तरफ चल रहा है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तुम सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाना शुरू किए क्योंकि तुमको ऑस्मोसिस रोकना है, तो तुम सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाना शुरू किए। तुम प्रेशर लगाए, लगाते 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 एक समय, एक ऐसा समय आएगा जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो जिस प्रेशर पर, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज, समझ आया? तो सॉल्यूशन के साइड वो एक्सटर्नल प्रेशर
जिस पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया? तो जो डेफिनेशन लिखे हो वो वही लिखे हो। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, कैन बी स्टॉप्ड बाय सम एक्स्ट्रा प्रेशर, उसको रोक दिया गया एक्स्ट्रा प्रेशर से ओवर सोल्यूशन साइड। सोल्यूशन के साइड पर इतना प्रेशर लगा दो कि ऑस्मोसिस ही रोक ले जाओ, और जिस प्रेशर पर तुमने ऑस्मोसिस रोक दिया वही प्रेशर क्या बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अब हमको एक सिंपल सा खाली बताओ, सोल्यूशन है, जैसे सोल्यूशन है तो दो बातें दिमाग में आएगी, या तो कंसंट्रेटेड या तो डाइल्यूट, या तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या तो कंसंट्रेशन, या तो अलग शब्दों में कहा जाए तो या तो मोलैरिटी ज्यादा होगी या तो मोलैरिटी। हमको सिर्फ इतना बताओ, अगर ये डाइल्यूट होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। और अगर ये कंसंट्रेटेड होगा तो उसका कंसंट्रेशन, अब आप ये बताइए, अगर इसका कंसंट्रेशन कम है, इसकी मोलैरिटी कम है, तो प्रेशर कम लगाने पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, जल्दी रुक जाएगा कि ज्यादा लगाने पे? समझो, अगर मोलैरिटी का, अगर कंसंट्रेशन कम है, अगर सॉल्यूशन फीका है, हल्का है, तो इधर से प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर ज्यादा लगाने पे ऑस्मोसिस रुकेगा कि कम लगाने पे ही रुक जाएगा? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि कम? डाइल्यूट सॉल्यूशन पर मेहनत ज्यादा करनी है कि कम? ये हमेशा अभी फिजिक्स में भी तो समझाया, डाइल्यूट पे मेहनत ज्यादा करनी होती है कि कंसंट्रेट पे? कंसंट्रेट पे। तो अगर सॉल्यूशन फीका है तो प्रेशर ज्यादा कि कम? कम प्रेशर पे ही रुक जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन गाढ़ा है तो गाढ़े सॉल्यूशन को मोशन, गाढ़े सॉल्यूशन का मूवमेंट अच्छा होता है कि बेकार? सबसे बड़ी एग्जांपल हनी, शहद ले लो, अरे पानी ले लो और शहद ले लो, दोनों को उल्टो, पहले कौन गिर जाएगा? पानी, क्योंकि पानी कैसा है? डाइल्यूट, कंसंट्रेशन कम है, मूवमेंट जल्दी हो जाएगा। शहद गाढ़ा है तो मूवमेंट उसका कम होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर इसमें गाढ़ा सॉल्यूशन भरे होगे, मोलैरिटी ज्यादा होगी, तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर इसमें हल्का भरे होगे तो प्रेशर, तो मतलब कि ओवरऑल ये जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया कि नहीं किया? और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया कि नहीं किया? तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोले हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के जितना ज्यादा ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा, जितना ये गाढ़ा होगा, उतना प्रेशर या उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ये फीका होगा, जितना ये हल्का होगा, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हो फिक्स्ड टेम्परेचर पर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलोगे तो कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है, और मोलैरिटी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां से हटाओ जरा, तो पाई इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट के रूप में एम आर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, तो टेम्परेचर फिक्स्ड होता है तो साथ में टी उतरेगा, तो ठीक है, तो इसको बोल सकते हो फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि अपना टेम्परेचर फिक्स रखोगे तो मोलैरिटी और टेम्परेचर दोनों पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। समझ आया? बाकी इज इक्वल टू हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में कौन लग गया? आर। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 क्वेश्चन में गिवन रहेगी, चिंता मत करो, ठीक। अच्छा, कुछ किताबें मोलैरिटी है ना, तो इसको एम ना लिख के कुछ किताबें इसको डिनोट करती हैं किससे? सी से। तो सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। तो इसको अगर मोलैरिटी लिखोगे, जैसे जो ऊपर लिखे हो, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल को क्या लिखते हैं? एन। वॉल्यूम ऑफ को क्या लिख सकते हो? वी। बाकी आर इंटू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया, ये बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन हो गया, एमआरटी, कुछ जगह एम की जगह सी लिख देते हैं, सी को ही मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल को चेंज कर सकते हो किस में? मास बाई मोलर मास में, ठीक। बाकी वैल्यूज आपको चिंता मत करो। आर आपको ऑलरेडी गिवन होगा, टी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, क्योंकि अधिकतर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किस पे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं, तो वो भी फिक्स्ड ही होता है। आर आपको 8.31 फिक्स्ड ही रहेगा, बस आपका जो चेंज होगा वॉल्यूम, मोल, यही सब चेंज होता होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए है जो आपको काम लगेगा, ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ
तीन तरीके के सॉल्यूशन हैं, तीन तरीके के हैं। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। तो इसमें दो को एक साथ ही डिफाइन कर पाओगे, हाइपर और हाइपो। आइसो खाली अलग होता है। देखो तीन तरीके के हैं। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है ए एक है बी, दो सॉल्यूशन है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया पाई ए और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया पाई बी। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक मैंने सॉल्यूशन बनाया, एक तुमने सॉल्यूशन बनाया, फिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किए, तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 2 atm आ गया और तुमने कैलकुलेट किया तो तुम्हारा भी प्रेशर 2 atm आ गया, मतलब हम दोनों का सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। वैसे भी आइसो शब्द का मतलब सेम होता था, याद है ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन है, तो आइसो शब्द का मतलब सेम ही होता है। तो अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आया। दूसरा है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। तो देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, जिसको जनरली बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा हाइपर है, मतलब इसको गुस्सा। तो इसमें क्या होता है, वही है, सेम सॉल्यूशन है, एक ए है एक बी है, तो किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो ए का ज्यादा है, तो अगर ए का ज्यादा होगा तो ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। दिस इज नोन एज विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, हाइपोटोनिक। समझ में आया। हाइपर उसके लिए लगाते हैं जो ज्यादा होता है, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है, वो हाइपर हो गया। अब जैसे तुम और फिर मैं एक्सपेरिमेंट किए, फिर से किए, तुम पूरा सॉल्यूशन किए, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया, मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो 10 atm आया और तुम्हारा जो आया वो तुम्हारा 4 atm आया, तो मैं क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन मैं क्या बन गया, हाइपरटोनिक, क्योंकि मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तुम क्या बन गए, हाइपोटोनिक। समझ आया कि नहीं समझ आया। और क्योंकि ये जब भी बताओगे तो कम से कम कंपैरिजन ही करोगे, और कंपैरिजन करोगे तो उसमें अगर एक हाइपर है तो डेफिनेटली जिससे कंपेयर कर रहे हो वो, जिससे कंपेयर, एक छोटा है तो दूसरा, एक तो वो होगा ही ना। तो हाइपर और हाइपो रिलेटिव टर्म में, अगर एक हाइपर होगा तो दूसरा हाइपो होगा। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक। अब एक बहुत फेमस प्रोसेस जो सबके घरों में परफॉर्म होता है, जो जान रहे हो जो हो रहा है, ठीक है। जैसे किशमिश देखा है, खीर बना है, खीर में किशमिश गया है, तो किशमिश पहले कैसे रहता है, खीर में जाने के बाद क्या होता है, फूल जाता है ना, तो किशमिश। तो अब आप ये डिपेंड करता है, किशमिश माल एक सेल ही है किशमिश। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सेल को किस सॉल्यूशन में रखा है। कभी ये, अच्छा घर पे मेहमान आते हैं, कोई भी मेहमान आया तो जब उसको बैठाए तो अगला स्टेप क्या होता है हमारा, नहीं पहले क्या होता है, चाय पानी में पहला स्टेप क्या, इनमें पहला स्टेप क्या है, अरे गधा बोले तो सही ही हो, चाय पानी, इसमें भी पहला कौन हो, पहले पानी। तो पानी लाके नहीं देते हो ना, खाली मेहमान आए तो पहले क्या देते हो। आज तक काहे किसी को मीठे के साथ कभी नमकीन नहीं दिए हो, पानी के साथ कभी नमकीन क्यों नहीं दिए हो। नमकीन वाली बिस्किट आती है, ड्रीम लाइट आती है, क्यों नहीं वो बिस्कुट दिए, वो बिस्किट इसके लिए है। बेसिकली क्या है कि जो आप पानी के साथ बिस्किट देते हो, या जनरली जो प्रथा है हमारा कि पानी के साथ जब भी कोई आता है तो हम मीठा वाला ही देते हैं, ठीक है, मीठा देते हैं। दूसरा, आप कोई भी मीठा खाइए तो मीठा खाने तुरंत बाद आप पानी पीते हैं कि नहीं पीते, तुरंत बाद में। आप चाहे जलेबी खाइए चाहे रसगुल्ला खाइए, अगर आप मीठा खाए तो आपको पानी पीना पड़ेगा। अच्छा हाँ बताओ, अगर आप मीठा नहीं खा रहे हो तो क्या पानी पियोगे, जनरली नहीं पियोगे ना। लेकिन अगर तुमने मीठा खा लिया तो इमीडिएट मीठा खाने के बाद तुरंत पीना। तो एक्चुअल में पानी आपको जबरदस्ती पिलवाया जाता है, उसके पीछे का रीजन ये है, जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके का होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को प्यास ज्यादा लगती है, घुसा लो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को प्यास ज्यादा लगती है। ये एक, अगर ये दिमाग में घुस गया तो बहुत सारी चीजें अभी एक साथ रिलेट हो जाएंगी जो अभी तक पढ़ते आए हो। ध्यान से एकदम दिमाग खोल के बैठना। चलो
हाइपरटोनिक को प्यास ज्यादा लगती है, तो हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कि कम? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो मोलैरिटी कम कैसे? ज्यादा, तो इसकी मोलैरिटी ज्यादा। मोलैरिटी ज्यादा तो कंसंट, गाढ़ा की फीका? गाढ़ा होगा। कंसंट्रेट होगा तो कंसंट्रेट होगा। अगर कंसंट्रेट होगा, गाढ़ा होगा, तो इसमें पानी कम कि ज्यादा? कम। और इसमें अगर पानी कम, तो कम को हमेशा क्या चाहिए होता है? ज्यादा। तो पानी कम है तो इसको क्या चाहिए? सॉल्वेंट ही तो चाहिए, पानी ही तो चाहिए। तो इसीलिए हाइपरटोनिक को प्यास बहुत लगती है। तो जब तुम्हारा जो मुंह होता है वो न्यूट्रल में रहता है, तुम जैसे मीठा खाते हो, मिठाई गई अंदर मुंह में, जैसे सलाइवा, तुम्हारा मुंह पूरा का पूरा मुंह कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है। और हाइपरटोनिक को प्यास, इसीलिए तुरंत इमीडिएट आपको पानी पीना पड़ता है। समझ आया? क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल किशमिश वाला। किशमिश पानी में डालो, और किशमिश को पानी में डालोगे तो किशमिश फूल जाएगा। सबको पता है, जान रहे फूल क्यों फूल जाएगा? समझो, किशमिश के अंदर मीठा कम है कि ज्यादा? तो मीठा अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेट है कि ज्यादा? कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है? कंसंट्रेट है। अगर कंसंट्रेट है तो उसका वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है? मतलब किशमिश के अंदर, खुद किशमिश अपने आप में क्या है? हाइपरटोनिक है। और पानी में डाले हो तो पानी, किशमिश के रिस्पेक्ट में पानी क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये पानी है और इसमें किशमिश डाल दिए हो, तो किशमिश कैसा है? किशमिश कैसा है? कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड होगा तो किशमिश कैसा बिहेव करने लगेगा? हाइपरटोनिक। उसके रिस्पेक्ट में पानी जिसमें डाले उसके रिस्पेक्ट में पानी क्या बन जाएगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और इसको प्यास ज्यादा लगती है, तो जब प्यास ज्यादा लगेगी तो किशमिश पानी खींचना शुरू कर देगा ना, इसीलिए किशमिश फूल जाता है। तो सेल, तो किसी भी सेल को अगर आपने हाइपर, या जनरली अगर सेल, अब ये डिपेंड करता है, अगर आप खुद हाइपर हैं, और हाइपो में चले गए तो फूल जाओगे, सेल स्वेल कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोलिसिस। इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस। अगर सेल स्वेल कर गया, सेल फूल गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस बोलते हैं। यानी अगर आप किसी ऐसे सॉल्यूशन में चले गए जिसका कंसंट्रेशन कम था और आपका कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन में हैं, और जिसमें गए हो वो कम कंसंट्रेशन में, तो खींच नहीं लोगे वहां से पानी, तो फूल नहीं जाओगे। समझ आया? क्लियर हो गया? और अगर इसी का हम उल्टा कर दें, अगर तुम्हारे किशमिश को हाइपरटोनिक में डाल दें, हाइपरटोनिक में मतलब सॉल्यूशन और गाढ़ा कर, किशमिश से भी ज्यादा गाढ़ा कर दें, तो किशमिश का पानी खींच जाएगा। तो अब सुनो, स्टार्टिंग में जब किशमिश खरीद के लाते हो तो क्या रहता है? श्रिंक ही रहता है ना। वो श्रिंक क्यों रहता है? क्योंकि वो, ठीक है, समझ आया? तो किशमिश जो होती है वो सूखी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर का पानी निकल चुका होता है। वापस जब उस किशमिश को पानी में डालोगे तो वो क्या कर जाएगा? तो इन शॉर्ट, किसी भी सेल को अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस सेल को डाल रहे हो वो सेल खुद अपने आप में हाइपर है कि हाइपो है। अगर आपको पता है कि जिस सेल को हम डाल रहे हैं वो हाइपर है, तो जिसमें डाल रहे होगे वो डेफिनेटली हाइपो होगा। तो अगर आप नहीं भी पता है आपको कि आप क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, बस आपको सेल दिया गया, सेल को डाल दिया गया, आपने कुछ देर इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद आप कुछ देर देख रहे हैं कि सेल फूल गया, तो इसका मतलब है कि जिस सोल्यूशन में डाले थे वो सोल्यूशन हाइपोटोनिक था और जो सेल था वो हाइपोटोनिक था। और अगर सेल स्वेल कर जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोलिसिस। तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है कि सेल में से पानी निकल भी तो सकता है। तो अगर सेल में से पानी निकल गया, रिमूव हो गया, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस या उसको बोलते हैं क्रीनेशन। तो स्वेलिंग ऑफ सेल इज नोन एज हीमोलिसिस और श्रिंकिंग ऑफ सेल इज नोन एज
माइक्रिनेशन या प्लाज्मोलिसिस। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद आता है आपका एडेमा। एडेमा जो होती है एनसीईआरटी डिफाइन की है, एडिमा एक तरीके की बीमारी होती है, एक तरीके का रोग डिजीज होता है जब लोग एक्सेसिव सॉल्ट टेक करते हैं। जब आप एक्सेसिव नमक खाओगे, नमक आप जब ज़्यादा खाओगे तो वो जो नमक है वो सेल में ही तो जाएगा भाई, जो खा रहे हो सब सेल ही ले रहा है। तो जब आप नमक ज़्यादा खाओगे तो नमक जब ज़्यादा खाओगे तो सेल, वो नमक सेल के अंदर जाएगा। एक्सेसिव सॉल्ट होने से वो जो सेल है वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, बढ़ने, ग्रोथ करने लगेगा। तो सेल धीरे 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 क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और सेल फूलेगा तो सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, तो टिश्यू फूल जाएगी। तो ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करने से आपका जो टिश्यू है वो फ्लफी हो जाएगा, फूल जाएगा। और अगर टिश्यू फूल गया तो इसी बीमारी को क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं नमक थोड़ा कम खाओ। कहते हैं ना, बहुत लोग नमक कम खाते भी हैं, और इसका एक रीज़न भी होता है कि ज़्यादा नमक खाओगे तो किडनी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम है ना, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो नमक कम खाओगे तो किडनी को मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आता है कुछ प्रोसेस ऑस्मोसिस जो प्लांट और एनिमल में होते हैं। ये बेसिक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का प्लांट बहुत बड़ा होता है, नीचे से पानी ऊपर सप्लाई कैसे होता होगा, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही पानी नीचे से ऊपर जाता है। तो एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। बाकी water assimilated by the plants move into the body of the plant and reaches up to the top tall through the osmosis। बड़े बड़े प्लांट में एकदम ऊपर तक पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑस्मोसिस से ही होती है। इन एनिमल वाटर मूव्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमारे अंदर भी हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे हर बॉडी पार्ट में जाता है ना, वो भी किससे होता है, ऑस्मोसिस से ही होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ लीफ, फ्लावरिंग इसको ऑल्सो कंट्रोल है। देखा है ना, पत्ती सिकुड़ जाती है। जब पत्ती के अंदर जब पानी कम होता है तो पत्ती धीरे धीरे सिकुड़ती है, सिकुड़ते एक टाइम ऐसा है पत्ती कमज़ोर हो जाती है और पेड़ से गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, फॉल ऑफ लीफ, फॉल ऑफ क्यों हो जाती है, वो बूढ़ी होती हैं, तो बूढ़े होने के साथ साथ उनके अंदर पानी भी कम हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी है। ऑस्मोसिस हेल्प इन रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। अरे ऑब्वियस है, ऑस्मोसिस से ही आपको वाटर सप्लाई मिल रही है, और वाटर सप्लाई अगर मिलेगी तो जर्मिनेशन ऑफ सीड और ग्रोथ आपका प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, समझ आया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको नेक्स्ट पढ़ा देंगे। चलो नेक्स्ट क्या पढ़े थे, ऑस्मोसिस पढ़े थे। ऑस्मोसिस क्या होता था, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप होता था जो सिर्फ किस में परफॉर्म होता था, लिक्विड में, और जिसको परफॉर्म कराने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खास आदत होती थी कि वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास होने देगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को जाने नहीं देगा, समझ आ गया। दूसरा, तुमने 2 बीकर सेट किए थे, एक बीकर का कंसंट्रेशन हाई रखोगे, एक बीकर का कंसंट्रेशन लो रखोगे। जिस बीकर का कंसंट्रेशन हाई रखोगे मतलब वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, अगर वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा है तो उसमें सॉल्वेंट कम की ज़्यादा कम, और जिस बीकर का कंसंट्रेशन कम होगा मतलब वो डाइल्यूट होगा, और अगर डाइल्यूट होगा तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना है डेफिनेशन जब आप फ्रेम करेंगे, जब डेफिनेशन आप फ्रेम करिएगा तो अगर आप वो ये बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप ये बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट जब वर्ड यूज़ करोगे तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा कि हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक। दूसरा, अगर आप सॉल्यूशन यूज़ करते होंगे, अगर आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं अपने डेफिनेशन में कि सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे लोअर टू हायर। डेफिनेशन क्लियर कर दिए थे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दूसरी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन from their lower concentration to their higher concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। और दोनों में जो मूवमेंट था वो बीकर सेम था कि डिफरेंट, बीकर सेम था, जो मूवमेंट चल रहा था वो सेम ही बीकर था, बी से ए ही दोनों में मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद तुम पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर याद होगा, तुम एक साइड सोल्यूशन लेते थे और उसको अटैच करते थे एक दूसरे बीकर से जिसमें सिर्फ आप क्या रखे थे, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट रखे हो अगर, तो जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट से किसकी तरफ होगा, सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर अपने हायर कंसंट्रेशन पे होगा, और सॉल्यूशन
जो सोल्यूशन होगा उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लो कंसंट्रेशन पे होगा। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, मतलब कि यहाँ से यहाँ चल रहा था। तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया था, तुमने सोल्यूशन के साइड एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। सोल्यूशन के साइड जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाए थे और उस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ हो रहा था उस ऑस्मोसिस को तुमने रोक दिया। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस रोक दोगे उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और याद करने का तरीका वो बताए थे ना कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू एम आर टी या सी आर टी। सी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी को क्या लिख सकते हो, मोल बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का तरीका। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो कुछ कहीं करना है, ये बताओ, ध्यान से सुनना। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था, वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन था कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट था? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। भाई ऑस्मोसिस किधर से किधर हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। तुमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस रुक गया। तो जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रोक दिए वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन तुम माने नहीं, तुम अभी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा चुके हो, उसके बाद भी प्रेशर लगा रहे हो। तो जब उसके बाद भी प्रेशर लगाओगे तो अब मूवमेंट जो होगा वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा। तो जो सॉल्वेंट मूवमेंट पहले किधर से किधर हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ऑस्मोसिस। लेकिन अब मूवमेंट किधर से किधर की तरफ हो रहा है, सॉल्यूशन से। ऑस्मोसिस उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, कंडीशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब आप कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर लोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में करते हैं। आपके घर जो आरओ लगा है, तो बिजली से चलता है ना, बिजली चलता है ना, तो बिजली एक्चुअल वो बिजली जो उसको दे रहे होते हो वही वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर वही बिजली वही दे रही होती है। इसीलिए वो आरओ क्या करता है, बेसिकली जो आप घर में होता है वो जो पानी के अंदर जो भी अनवांटेड पार्टिकल होते हैं उसको वो क्या कर देता है, प्योर कर देता है। समुद्र के पानी को सुना है ना, डिसैलिनेशन करना, समुद्र के पानी में नमक है उसको अलग करके आप कर, तो वो किस प्रोसेस से परफॉर्म होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से ही परफॉर्म किया जाता है। और एक क्वेश्चन श्योर है इसका आएगा, पक्का है श्योर आएगा। तो क्लियर रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होती है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे तो प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन था वो किधर से किधर होने लगेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट होने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ आया। अरे इसका ज्यादातर इसका यूज डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक। अब एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में टॉपिक तुम्हारा लास्ट में है, जहाँ टॉपिक खत्म होने वाला है, आपको मिल जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, उसके ऊपर जस्ट हेडिंग पड़ी है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। लाइन पढ़ के हम समझा दे रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि कभी कभी एक दो वर्ड लाइन से क्वेश्चन उठे एनसीईआरटी के, ठीक। समझो, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। वही समझाया हूं कि अच्छा अब देखो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, डायरेक्शन क्या था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। तुम्हें इसका रिवर्स करो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट। लेकिन वो तब होगा जब सॉल्यूशन के साइड जो एक्सटर्नल प्रेशर था, उस एक्सटर्नल प्रेशर यानी उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी, उसी को बोलते थे रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी अब जो फ्लो होगा वो सॉल्यूशन से किसकी तरफ होने लगेगा, सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इज ऑफ वाटर, नहीं, एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, और इसका ज्यादातर यूज हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज आप लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने खुद लिख दिया है, ठीक है, कि वो बेसिकली आप कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ही आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक, तो ये क्लियर रखिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये एक एप्लीकेशन है कि आप यूज कहाँ करोगे, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर की यूज करते हो इसमें। एसिमेटिक सेटअप फॉर प्रोसेस एज शोन इन फिगर, आपको प्रोसेस देखो दिख रहा होगा, एक फ्रेश वाटर है, एक सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर की तरफ, फिगर ध्यान से देखो, सॉल्ट वाटर की तरफ प्रेशर लगा रहे हो, पिस्टन लगा है, प्रेशर लगाओ, और इतना प्रेशर लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दो कि जो वाटर है वो मूव करने लगे किधर की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, क्योंकि सॉल्ट वाटर एक सोल्यूशन है कि नहीं है, और फ्रेश वाटर एक सॉल्वेंट है कि नहीं है, तो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन जो है उसकी तरफ प्रेशर बढ़ा दो ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो पानी, अच्छा सॉल्ट वाटर में सुनो, सॉल्ट वाटर में जो एनसीईआरटी समझा रही है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट है और प्लस वाटर है, समझ लो कि होता एक्चुअल में क्या है, जो एनसीईआरटी कह रही सॉल्ट वाटर है और इधर सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्ट प्लस वाटर, तो सोल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। नॉर्मल में फ्लो किधर से किधर चल रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। तुम सोचो अगर इस खारे पानी में से नमक को अलग कर दें और खाली पानी बाहर निकाल दें तो क्या पानी साफ हो गया, मतलब आपको नमक पानी में से क्या बाहर निकालना है, और नमक पानी इसमें है, अच्छा ऑस्मोटिक एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक गया, और जब उसके बाद भी प्रेशर लगाने जारी कंटिन्यू रखे तो मूवमेंट किधर से किधर होने लगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन में कौन कौन है, सॉल्ट और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और सेमी परमिएबल सॉल्यूट को जाने ही नहीं देगा, तो वो तो यहीं रह जाएगा, पास सिर्फ कौन होगा, तो इस बीकर में सिर्फ आपको कौन मिलता जाएगा, पानी फ्रेश हो मिलके मिलता नहीं चला जाएगा, तो सारा नमक यहीं छूट जाएगा, क्योंकि नमक सॉल्यूट है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को जाने देगा नहीं, तो खाली पास कौन होगा, खाली पास कौन होगा, सॉल्वेंट ही पास होगा, तो तुमको फ्रेश पानी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रखोगे, अगर इधर का प्रेशर कम किए तो तुरंत प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए जब तक आरओ, जो केंट आपके यहाँ आरओ लगा है, जब तक बिजली सप्लाई होती है उसमें, तब तक वो पानी साफ करता रहता है, जैसे बिजली सप्लाई बंद हो गया तुरंत वो बंद कर देता है। तो कैसे डिसैलिनेशन हुआ वाटर का, समझ में आया, क्लियर हुआ, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक। When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane। वही तो समझा रहे हैं कि जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो जो प्योर वाटर रहेगा उसकी तरफ सी वाटर में स्क्वीज्ड होगा, जब सी वाटर में दबाओगे तो खाली पानी ही निकलेगा, क्योंकि नमक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूट है, तो खाली वही जाएगा, तो पानी फ्रेश आपको मिल जाएगा, ठीक। A variety of polymer membrane are available for this purpose। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलावा भी बहुत सारे पेपर आते हैं, जैसे पार्चमेंट पेपर आता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल आपको हम दिख रहा होगा या लिखवा देंगे, वो अभी ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अब याद रखना, ठीक है। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। अब ये लाइन याद रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर होगा वो भाई एक तो होता है प्रेशर, फिर एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर एक आता है ऑस्मोटिक से भी ज्यादा प्रेशर। तो एक हो रहा है ऑस्मोसिस को रोकने वाला कौन सा प्रेशर है, और रिवर्स ऑस्मोसिस को कराने वाला ऑस्मोटिक से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर आपको चाहिए होता है। ए वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन
इज ए फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट, लाइन अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी खुद लिखी है, पोरस मेम्ब्रेन ए फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट वो खुद कह रही है, तो ध्यान रखो पूछेगा वो कि पोरस मेम्ब्रेन फिल्म किस सेलुलोज किसकी रहती है, बेसिकली सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सपोर्ट, उसकी जगह आप वो भी सेमी मेम्ब्रेन की जगह ये भी रख सकते हो। सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर, सेलुलोज एसीटेट जो होता है वो वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है, बट इम्परमिएबल है किसके लिए, इंप्योरिटीज के लिए और आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। मतलब कि सेलुलोज एसीटेट मतलब तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटा के वहां क्या यूज कर सकते हो, सेलुलोज एसीटेट भी यूज कर सकते हो, और वो भी सिर्फ पानी के लिए ही परमिएबल है, बाकियों के लिए वो क्या है, इम्परमिएबल है। तो उसका भी रोल सेमी परमिएबल वाला ही हुआ कि नहीं हुआ, तो वो अलग एनसीईआरटी एक अलग से वो समझा रही है, तो एग्जांपल क्योंकि एनसीईआरटी ने समझाया तो ध्यान रखिएगा। These days many countries use desalination plant to meet their potable water requirement, आज बहुत सारी कंट्रीज इसको कर रही हैं ताकि उनको फ्रेश वाटर मिल सके और प्योर वाटर उनको मिल सके। ठीक, समझ आया, क्लियर हो गया। उसी के बगल आओ, बगल पेज पे आओ, आपको एक हाईलाइटेड मिल रहा होगा बोल्ड में, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, या पीछे जाओ, मेरे में तो बगल है, पीछे आओ, पेज पलट के देख लो ना, उधर नहीं, उधर पीछे जाओ, कहीं मिला, क्या बोले, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बोल्ड में लिखा है, ब्लैक करके वो उसने बोल्ड किया है, पीछे जाओ और पीछे, उधर पीछे जाओ, मिला, हाँ देखो मिला। अब उसको देखो, हालांकि इसको भी मैंने पढ़ा दिया था, एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको भी समझ लो। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, कल समझाया था, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 इज इक्वल टू π2 अगर है तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, आइसोटोनिक कहलाएगा। ठीक, when such solution are separated by semi permeable membrane no osmosis occur between them, जब ऐसे सॉल्यूशंस को आप सेपरेट करने की कोशिश करते हो तो उसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। क्यों ऑस्मोसिस होगा, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो ऑस्मोसिस थोड़ी कर पाओगे, तो ऑस्मोसिस कराने के लिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं करा सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट possess या डज नॉट हैव ऑस्मोसिस, कौन सा सॉल्यूशन ऑस्मोसिस नहीं करवा सकता, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ऐसे ही फ्रेम करेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। सब कहीं पॉइंट लिखते भी चलो ध्यान से, एनसीईआरटी लिखिए फिर कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is that of 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution and it is safe to inject intravenously। बहुत कॉमन है, लूज मोशन हुआ, ग्लूकोज चढ़वाओ, पेट दर्द हो रहा है, ग्लूकोज चढ़वाओ, तो ग्लूकोज चढ़ता है ना तो ड्रिप लगती है ना, तो ड्रिप लगने के बाद वो ग्लूकोज की बोतल लटकती है, तो वो ग्लूकोज की बोतल एक्चुअल में क्या होती है, वो नमक ही होता है, नमक पानी ही होता है वो, बस वो नमक पानी का एक कंसंट्रेशन फिक्स होता है, कितना, 0.9% मास बाय वॉल्यूम, वो कंसंट्रेशन। अब वो जब डिब्बा देखना कहीं भी अगर मिल जाता है आपको, या कहीं भी फ्यूचर इन केस कभी भी आप ग्लूकोज की बोतल देखिएगा तो बोतल एक बार पढ़ लीजिएगा, उस पर लिखा रहता है कि कितना % सोल्यूशन वो चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके बॉडी के सेल का कंसंट्रेशन के हिसाब से ही वो चढ़ता है। अच्छा तुम ये बताओ, पानी पीने की वजह डायरेक्ट पानी नस में चढ़ा लो, भाई वो भी तो एक रास्ता है। लोग कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया, होता है ना, डिहाइड्रेट हो गया तो सीधी सीधी नस में चढ़ा दो, और अच्छा है वो। नस में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सेल का कंसंट्रेशन कुछ और होगा। जो तुम पानी पीते हो ना वो, अच्छा जो तुम पानी पीते हो क्या वो डायरेक्ट चल जाता है सेल में, डायरेक्ट चल जाता है सेल में, नहीं जाता है ना, वो तो पानी डायरेक्ट नहीं जाता, लेकिन तुम जब इंजेक्शन लगाते हो तो नस में डायरेक्ट जाती है। तो तुम्हारे सेल के कंसंट्रेशन के हिसाब से वो सॉल्यूशन मैच करना चाहिए। तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है जो ह्यूमन की बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। वो जो लिखा है उसने, इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली का मतलब है डायरेक्ट नस में ही इंजेक्ट करते हैं उसको, ठीक।
On the other hand, if we place the cell solution containing more than 0.9% sodium chloride will flow out and cells and they would shrink. अब देखो NCERT क्या कह रही है, आपके पास सेल है, इधर देखो तुम्हारे पास सेल है, तुम्हारे पास 0.9% मास बाई वॉल्यूम का NaCl सोल्यूशन है। अगर तुम इतना परसेंट का अगर तुम अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हो तो तुम्हारी बॉडी नॉर्मल उसको गेन कर लेगी, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल उसको गेन कर लेगी, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस सेल इन द सॉल्यूशन मोर देन, अगर आप इससे ज्यादा कर दिए, मतलब आप 0 पॉइंट की जगह अगर आपने 1% कर दिया इस सॉल्यूशन को, NaCl का जो सॉल्यूशन है उसको अगर 1% कर दिया, और इस 1% के सॉल्यूशन में अगर तुमने अपना सेल रखा तो उस सेल के अंदर जितना पानी होगा सब निकल जाएगा, और अगर पानी निकल जाएगा तो पानी आउट हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। समझ आया? अच्छा, सेल सिकुड़ गया तो पानी निकला, और अगर पानी निकला तो ये 1% वाला सॉल्यूशन हाइपर हुआ कि हाइपो हुआ? हाइपर हुआ, क्योंकि हाइपर को प्यास ज्यादा लगती है। सेल 1% वाले सॉल्यूशन में सेल को डाले थे और वो श्रिंक कर गया, तो इसका मतलब है उस सेल का पानी यही सॉल्यूशन तो खींचा, और सॉल्यूशन खींचा तो सॉल्यूशन खुद अपने आप में क्या बन गया, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। अब इतनी बात NCERT ने लिखी नहीं है, वो खाली थोड़ा थोड़ा खाली करके समझा दी है बस, ठीक। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। देखो इसी सॉल्यूशन को वो क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक कह रहे हैं। फिर आगे इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन, अब देखो और बढ़िया, 0.9 है, इससे कम कर दो, तो जो तुम सॉल्यूशन बनाओगे वो 0.5% कर दो मास पर बाई वॉल्यूम इसको। अब ये हो गया कम NaCl का सॉल्यूशन। अब इसमें कोई सेल डालो तुम अपना, अब जब तुम इसमें सेल डालोगे तो हमने क्या देखा, जब यहां से आउटपुट सेल निकला तो वो सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, मोटा होके निकला। तो मोटा होके सेल निकला है, मोटा होके निकला है, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर पानी गया कि सेल से निकला, सेल के अंदर गया। तो सेल के अंदर गया, इसका मतलब इस कंडीशन में सेल खुद क्या है, हाइपरटोनिक है, और ये सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक था। मैंने कहा ना हाइपर को प्यास ज्यादा लगती है, तो ज्यादा प्यास, और इस कंडीशन में आपका सेल क्या था, हाइपरटोनिक था। तो हाइपरटोनिक वाला जब घुसा अंदर तो इसको प्यास ज्यादा लगी थी, तो इस सॉल्यूशन से वो पानी खींच लिया, खींच होके मोटा होगा, स्वेल कर गया, बाहर चला आया। तो अगर अब ये देखो एक डाटा है, एक इसको बीच में रखना इसको, ठीक है, कि 0.9% अगर है मास बाय वॉल्यूम, इतना है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, आइसोटोनिक। इससे ज्यादा हो गया, अगर जस्ट एन एग्जांपल 1%, अगर इससे ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इससे कम हो गया, एग्जांपल 0.5%, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ आ गया? अब बताओ NCERT ने इसको इस 0.9 करके एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है? ये सब छूट जाएगा, और बोर्ड में अगर पूछ लिया गया तब पूछने का चांस है ना, what is the basis by which you can decide whether the solution it is hypertonic, hypotonic और isotonic, पूछ ले सकता है ना। तो बेसिस क्या है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। याद रखना, किसी सॉल्यूशन को आइसो, हाइपर और हाइपो किस बेसिस पर बोलोगे, 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। समझ आया? क्लियर हुआ? देखो NCERT के हिसाब से 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, वो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन मान रही है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। NCERT के हिसाब से अगर इससे मोर गए, ऊपर गए, तो अगर इससे ऊपर गए और ऊपर वाले सॉल्यूशन में अगर सेल अंदर गया, तो सेल से जब बाहर निकलेगा तो वो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब उसमें से पानी
बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। और ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक। अगर सेल ऐसे सोल्यूशन में गया और पानी निकल गया और श्रिंक हो गया तो उस प्रोसेस को या तो प्लाज्मोलिसिस कहते हैं या तो क्रीनेशन कहते हैं। दूसरा, अगर इससे नीचे गया, लेस देन 0.9 हुआ और सेल उसमें अंदर गया तो सेल फूल जाएगा। तो अगर ऐसे सोल्यूशन में गया जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम है तो ऐसा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और सेल फूल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ सेल, उसको क्या बोलोगे? हेमोलिसिस। और श्रिंकिंग ऑफ सेल, उसको क्या बोलोगे? प्लाज्मोलिसिस। एक बात और, इसमें सेल फूल रहा है, सोल्यूशन बनेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो उस केस में सेल क्या बन जाएगा? खुद अपने आप में सेल खुद अपने आप में क्या बनेगा? हाइपरटोनिक। और मैंने कहा था हाइपरटोनिक को प्यास ज्यादा लगती है, ठीक? मिठाई खाने के बाद, मीठा खाने के बाद पानी ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे मीठा खाते हो मुंह का एनवायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है, और हाइपरटोनिक होने के से अब उसको पानी ही चाहिए होता है, इसीलिए आप तुरंत मीठे के बाद क्या इनटेक करते हो? पानी, ठीक? चलो, तो ये समझा दिया। हाइपर हाइपो जो चार्ट था इसको बना लेना, इसको कहीं कॉपी में या कहीं बुक में जहाँ कहें इसको बना लेना, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिए हैं वो 2.11। उसके बाद आप देखो, द phenomena mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. A raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle. तो कुछ याद है? घर में अचार बनता है, तो अचार बनाते समय अचार जो आम होता है उस पर नमक लगाया जाता है ना, तो जैसे ही नमक लगाते हो उसका सारा पानी, क्योंकि अगर शायद पता हो नमक के अंदर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तुम ना घर जाके एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेना, एक स्टील का प्लेट लेना और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दो, ऑटोमेटिक वहाँ पानी आ जाएगा। देख चेक करके देखना, क्योंकि नमक का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। नमक को क्या चाहिए होता है? वो पानी सोख लेता है वो। तो जब आम के ऊपर जो अचार आप बनाने जो टुकड़ा काटते हो, जब उसके ऊपर मम्मी नमक लगाती हैं तो नमक लगते ही जो आम के अंदर का पानी होता है वो नमक क्या कर लेता है? खींच लेता है। तभी तो अचार वो जो आम होता है वो क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक? अब देखो मम्मी लोग नहीं पढ़ी है इसको, मम्मी लोग को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मम्मी लोग दुख जान रही है कि नमक लगाने से क्या क्या होता है, क्या कैसे बना पाओगे। विल्टेड फ्लावर रिसीव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। विल्टेड फ्लावर मतलब हो गया जो मुरझा जाती हैं, मुड़ जाती हैं पत्तियां, उनको जब पानी दे दोगे तो वापस खिल जाती हैं कि नहीं? तो वही रीज़न है कि जब दे दोगे तो उनको अपना सोल्यूशन वापस मिल जाता है। ए कैरेट दैट हैज़ बिकम लम्प because of water loss into the atmosphere can be placed into the water making it forms once again. जो कैरेट होता है जो सिकुड़ गया, जो पतला हो गया, बेसिकली आप उसको भी वाटर अगर वापस रिगेन कर दोगे वापस नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो सोचिए वाटर का इंपॉर्टेंस कितना है, कि वाटर के रहने और निकलने से पूरी बॉडी का, हमारी बॉडी में भी जब डिहाइड्रेशन होता है तो तुरंत चक्कर खा के गिरते हैं ना, तो सोचिए वाटर का लॉस अगर होता है बॉडी से तो कितना दिक्कत है आपके लिए। वाटर विल मूव इन टू थ्रो देम ऑस्मोसिस। वाटर अंदर इन सब की चीज़ों में ऑस्मोसिस थ्रू अंदर जाता है। When placed in water containing less than 0.9 salt, blood cell collapse due to loss of water by osmosis. Actual होता क्या है? When placed in water containing less than 0. जब आप उन ऐसे जगहों पे रखते हैं उसको जहाँ पर लगभग 0.9% से कम होता है, तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो वहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ की जो सेल्स होंगी वो आपस में क्या कर जाएंगी? कोलैप्स कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी वो, ठीक? Loss of water by osmosis. People taking a lot of salty or salty food experience water retention in tissue cell and intracellular space because of osmosis. जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, तो जो लोग ज़्यादा नमक खाओगे तो नमक कैसा नेचर होता है? हाइग्रोस्कोपिक, उसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो जब नमक ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे सेल में नमक नहीं भाई, तुम्हारे सेल में नमक ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा हो गया। अब अगर सेल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो जब नमक ही ज्यादा हो गया सेल में, तो सेल में पानी का इंटेक बढ़ जाएगा, और सेल में जब पानी का इंटेक बढ़ जाएगा तो सेल
स्वेल कर जाएगा, और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टिश्यू। तो टिश्यू स्वेल नहीं कर जाएगी, मेडिकल में इसी भाषा को बोलते हैं एडमा। तो जब एक्सेसिव सॉल्ट आप टेक करोगे तो ज़्यादा सॉल्ट खाने से सेल के अंदर नमक जाएगा, और वो नमक को पानी चाहिए, वो पानी खींचेगा, पानी खींचने से सेल स्वेल कर जाएगा, टिश्यू स्वेल कर जाएगी, और इसी को हम मेडिकल भाषा में बीमारी को क्या बोलते हैं, एडमा। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा खाना वैसा नहीं खा जाइए। Resulting puffiness or swelling is called edema, समझा दिया। Water movement from soil into plant's root subsequently into the upper portion of the plant is partly due to osmosis, ये कल समझा दिया था आपको, ठीक है, बेसिकली समझा दिया था आपको। The preservation of meat by salting and of fruiting of adding sugar protect against bacterial infection। मिठाई में कीड़े लगा है, मिठाई में कीड़े लगते हैं, मिठाई में लगते हैं, लगेंगे। नमकीन में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट है वो मीठा ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्टी नहीं होता। आप करके चेक कर लो, प्लास्टिक का बॉटल लो, प्लास्टिक का ग्लास लो, एक में नमक पानी का सोल्यूशन रेडी करो, एक में वाटर उसका चीनी पानी का सोल्यूशन रेडी करो, कुछ दिन के बाद देखोगे चीनी पानी का सोल्यूशन कलर चेंज होने लगेगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन नमक पानी में ग्रो नहीं करेगा। यही रीज़न है कि जो नमकीन वाली चीज़ें होती हैं वो जल्दी खराब, मतलब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा वहाँ खराब कोई चीज़ नहीं होती है। यही रीज़न है कि जब आपको कहीं कटता है या छिलता है तो उसको किससे धोते हैं, स्पिरिट से धोते हैं, और उस स्पिरिट में NaCl होता है, तभी तो जब स्पिरिट से धुलते हैं उसको तो वो जलता बहुत है वो, क्योंकि कटे पे नमक लगेगा तो जलेगा बहुत, तो जब इसीलिए धुल देते हैं कि वहाँ का जो इन्फेक्शन होगा वो ना हो। अगर कहीं कटा वटा हो, कहीं पे कटा वटा हो तो ऐसा करो, उसमें थोड़ा सा नमक भुरभुरा लो, ठीक है। ये कहने के लिए है कि बहुत दर्द होगा, लेकिन आप जानते हो आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, कि कहीं अब कैसे करना मत, लेकिन रीज़न क्या है, जैसे मान लो आपकी बॉडी में 2 जगह कट लग गया, खून निकल रहा है, अच्छा खासा कट लगा, तो जिस जगह 2 जगह कट लगा है उस 2 जगह आप नमक डालना शुरू करिए। जैसे एक जगह यहाँ कट लगा, एक जगह यहाँ कट लगा, तो एक कट पे तुमने नमक डाल दिया, जले पे नमक छिड़कना। तो कहावत जो बनी है बहुत सोच समझ के बनाई गई है। लोग कहते हैं कि बेसिकली जले पे नमक छिड़कना मतलब टेंशन है, दुखी है और परेशान कर, नहीं, गलत है। वो कहते हैं ना कि जो आपसे हेट करते हैं या जो आपसे नफरत करते हैं वो एक्चुअल में आपका ही काम, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तभी तो वो आपसे जलते हैं। तो नमक जो होता है, जब डलेगा तो जलेगा, ठीक है, जलेगा, लेकिन जब यहाँ नमक हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ की सेल डैमेज है, इन्वायरमेंट के फुल कांटेक्ट में है, तो यहाँ बैक्टीरियल का ग्रोथ एक हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का नमक डाल दिए हो ना, तो एक हद तक वहाँ इन्वायरमेंट सॉल्टी हो गया। तो बेसिकली जो एरिया आपका कटा था जिसपे आपने नमक डाल दिया, तो जो यहाँ नमक पड़ गया वो एरिया सॉल्टी हो गया, तो वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगा। अब बैक्टीरिया जहाँ ग्रोथ नहीं करेगा तो वहाँ की रिकवरी तेज होगी कि स्लो होगी? भाई रिकवरी तेज होगी, और जहाँ पे तुमने किया तो वहाँ पे बैक्टीरियल के ग्रोथ ज़्यादा होंगे, तो उसकी रिकवरी क्या हो जाएगी। तो ये कहा जो गया है ना कि जले पे नमक छिड़कना, एक्चुअली वो सही है। आप जले पे नमक छिड़कोगे तो बेसिकली वो, क्योंकि जब आदमी टेंशन में होता है और उसको ऊपर से और टेंशन परेशान कर रहे हो, तो 2 ही चीज़ें होती हैं, वो और तेज़ी से भागता है। कहते हैं ना घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से ज़्यादा तेज होती हैं। तो अगर एक बार आदमी डैमेज है पहले से और ऊपर से उसको और डैमेज कर रहे हो तो रिकवरी तेज हो जाती है। आदमी पहले से टेंशन है, उसको और टेंशन, उसको फ्रस्ट्रेट और कर रहे हो, तो वो फिर ये ठान लेगा कि कुछ ना कुछ तो करके अब छोड़ना ही है, समझे। तो दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइन थी वो समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट में आपको हेनरी लॉ पढ़ाना है, वो भी बुक से ही पढ़ाएंगे क्योंकि हेनरी लॉ आपके पास है, तो ज़्यादा नहीं है, हेनरी लॉ आपको पढ़ाना है। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, ज़्यादा 2 दिन और या 3 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक।